हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया था आपको प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सो गाइस ये वीडियो देखने से पहले हम आपको एक छोटा सा सजेशन देंगे कि आप पहले जा कर के पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। So guys, without wasting time, we are going to our topic reforms in Indian agriculture. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं, as we faced so many hurdles, so many problems in our agriculture sector, so this time was to think about our agriculture sector, which was one of the best and the one of the biggest sector for our economic development. सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश के सबसे बड़े सेक्टर, जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया। हमारे पास हमने अभी तक जो पिछले टॉपिकों में पढ़ा है वहाँ पर हमने ये समझा कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की गई। अब इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद उन्हें समझ में आया कि भाई अभी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने की नीड है। अभी आपको थोड़ी सी डीपली बात बता दूं, इस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री हैं जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और उनके समय पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें अपने दिमाग में रखनी है। इस समय को एग्रेरियन रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो रिफॉर्म्स है उसके एग्रेरियन रिफॉर्म्स को भी हम रिकॉल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम अपने सब टॉपिक की, तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ है वो है लैंड रिफॉर्म। लैंड यानी कि भूमि सुधार। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थी तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के लिए जो है काफ़ी बारीकी से लोगों को समझा, लोगों की सिचुएशन को समझा, और उन्होंने समझ लिया था कि अगर मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पॉवर्टी पर वर्क करना होगा, यानी गरीबों के लिए काम करना होगा। तो उन्होंने इसी चीज़ को बेसिक जो है अपना एक बेस पकड़ा, और सबसे पहले उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला जो चेंजेस हुआ वो क्या था? सबसे पहले तो आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बता दूं, इट रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग पहले आपको देखने के लिए मिलती थी, हमने पढ़ा है कि पहले बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे। जमींदारों के पास क्या होता था? जमींदारी सिस्टम चलती थी। जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन एक साथ दी जाती थी, अंग्रेज उनको ज़मीन दे देते थे, और वो एक मीडिएटर की भूमिका प्ले करते थे, जिसमें जो टेनेंट्स होते थे, छोटे छोटे किसान होते थे, वो फसल उगाते थे, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे, और टैक्स के रूप में वो आगे अंग्रेज़ों को पे करते थे। तो ये जमींदारी सिस्टम ख़त्म की गई। जमींदारी सिस्टम ख़त्म करने का मतलब था भूमि जिसकी है, यानी कि लैंड जिसकी है, वास्तव में रियल जो उसका ओनर है वो उसको ट्रांसफ़र की जाए। तो यहीं से लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया। लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि बिचौलियापंथी जो है वो ख़त्म की गई, बिचौलियागिरी ख़त्म। यानी कि जो ये बीच का जो हमारा जमींदार था, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेनेंट या फार्मर कह लीजिए, छोटे छोटे किसान, इनके बीच में जो ये बिचौलियापंथी कर रहे थे जमींदार, इनको ख़त्म किया गया। वास्तव में जो उसका एक्चुअल ओनर था उसको जो है उसकी लैंड जो है वापस दिलाई गई। इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स, जो छोटे छोटे किसान थे उनको वास्तव में हकदार थे इंसेंटिव के, यानी कि जो उन्होंने मेहनत की है, जो रियल में उस चीज़ के हकदार हैं अपनी मेहनत का फल पाने के, उनको डायरेक्ट वो बेनिफिट मिला। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू टेनेंट मोर देन 200 लाख विद गवर्नमेंट, लगभग 200 लाख छोटे छोटे किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट के टच में आए। जब जमींदारी सिस्टम ख़त्म कर दी गई तो छोटे छोटे किसानों को गवर्नमेंट ने अपने साथ जोड़ लिया, और
गवर्नमेंट ने जब अपने साथ जोड़ा तो ये छोटे छोटे किसान उस समय पर रही सत्ता को अपना मसीहा मानने लगे और यहीं से 11 साल 11.5 साल तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रहीं वो, समझ लीजिए। उसके बाद भी 4 साढ़े 4 साल दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन यहाँ पर 11.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहीं। नो जमींदार टू शेयर प्रॉफिट डायरेक्ट बेनिफिट टू द एक्चुअल ओनर। जमींदार को अब फसल से कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं, सीधा जो किसान उसका वास्तव में मालिक है उसी को उसका शेयर जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दिया जाए, जो आजकल आप सुनते हैं डीबीटी। हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष हस्तांतरण, जो आप देखने के लिए मिलता है। सरकार और जो उसका एक्चुअल ओनर है या एक्चुअल जो उसका लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उसको डायरेक्ट मिले। ठीक, बात हो गई लैंड रिफॉर्म्स में। अब बात कर रहे हैं हम सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब बहुत ही बड़ा एक टर्म है, इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है। जब हमारे देश में कोई सिस्टम वगैरह नहीं था, लैंड रिफॉर्म नहीं था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, बहुत बड़े बड़े किसान लोगों ने एकड़ों यानी कि अनलिमिटेड लैंड जो है अपने कब्जे में ले रखी थी। उनके पास बेशुमार संपत्ति थी, बेशुमार ज़मीनें थीं। तो वो क्या किया गया, इसमें एक बदलाव लाया गया। इसमें बदलाव किस तरह का लाया गया, यहाँ पर बदलाव ये लाया गया कि अब जो है ज़मीन रखने की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, एक लिमिट तक ही ज़मीन को किसी व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास निश्चित रूप में एक सीमा के रूप में जो है ज़मीन होगी, अनलिमिटेड या बियॉन्ड लिमिट उसके पास संपत्ति नहीं होगी, उसके पास ज़मीन इतनी नहीं होगी कि उसकी कोई सीमा ना हो। तो ये क्या हुआ, द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन होल्ड एंड एक्सेस ऑफ बियॉन्ड लिमिट। जो ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा संपत्ति या जो लिमिट से ज़्यादा जो ज़मीन है, गवर्नमेंट द्वारा उसे अपने अंडरटेक में लिया गया और वो ज़मीन जो है ग्राम समाज की करके सरकार ने उन लोगों को दी, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो लैंडलेस थे, यानी कि जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। यानी इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गरीबों पर ध्यान दे रही है। इक्वालिटी वाला अपना जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी वाला चक्कर है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे प्रत्येक वर्ग को इक्वल किया जा सके। इक्वल ना किया जा सके तो एक स्टेप ऊपर उठाया जा सके। हम बात करेंगे अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है जब आपकी ज़मीन, चकबंदी बोलते हैं इसे हिंदी में, आपकी ज़मीन 4 जगह है, 4 अलग अलग जगह पर है। इन 4 जगह पर एक किसान खेती नहीं कर सकता है एक साथ। जब एक फार्मर के पास 4 अलग अलग फील्ड में लैंड होगी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो क्या करेगा, केवल किसी एक ही जगह पर फार्मिंग कर पाएगा और इस फार्मिंग के चक्कर में हो सकता है उसका जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो। ये भी हो सकता है कि जो फील्ड उससे दूर है वो ज्यादा फर्टाइल हो और जो उसके पास फील्ड है जिसमें वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है वहां पर जो लैंड है वो ज्यादा फर्टिलिटी ना हो। तो गाइस, इन सब चीजों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग लाया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या हुआ, ये किसान के पास 4-4, 5-5 अलग अलग जगह पर जमीन है, उसको उन्होंने, सरकार ने क्या किया, एक जगह पर उसको जमीन दे दी गई, जिसको कहा गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसको हिंदी में चकबंदी भी कहा जाता है गाइस। और ये इस तरह से क्या हुआ, उस किसान के पास अब जो जमीन है, जमीन का जो हिस्सा है वो ज्यादा या बड़ा हो गया और वो अब आसानी से वहां पर खेती कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है, जिससे वो एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा अच्छा करने की कोशिश भी करेगा और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू हमारे देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हेल्प करेगा। तो गाइस, लास्ट है कोऑपरेट फार्मिंग। कोऑपरेट फार्मिंग में क्या देखने के लिए मिला, ज्वाइंट फार्मिंग। सरकार ने छोटे छोटे किसानों को प्रोत्साहित किया कि आप जो है एक साथ मिलकर के फार्मिंग कीजिए, जिसमें जो रिसोर्सेज है वो सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं, जैसे खाद वगैरह, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं, और जिससे वो छोटे छोटे किसान भी एक साथ मिलकर के एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन कर सके जिससे वो अपने लिविंगहुड के साथ साथ देश में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो गाइस, ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, पसंद आई, और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ये टॉपिक क्लियर होता हुआ नजर आता हो तो गाइस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर अपनी उंगली जरूर लगा दें, जिससे आप हमारे साथ जुड़ करके इस कॉमर्स की दुनिया में एक नए स्टार के रूप में अपने आप को देखते हुए नजर आए। गाइस अभी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, कॉमर्स की दुनिया के साथ। मिलेंगे हम अगले फिर एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, और आगे इस टॉपिक को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपने प्यार हमारे वीडियोस पर कमेंट के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू और लाइक शेयर के थ्रू बांटते रहिएगा। थैंक यू सो मच।